नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के काव्य खंड में से सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता संध्या के बाद, जिसका भावार्थ हम कर चुके हैं, आज उसके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे, यानी प्रश्न के उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है, संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर लिखिए। ये कविता जो है संध्या के बाद, संध्या होते समय और संध्या होने के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं प्राकृतिक परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में, उनका बहुत ही सुंदर, भावपूर्ण और मार्मिक चित्रण इस कविता में किया गया है। तो इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि भी संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर लिखिए। तो कविता में जो चित्रण किया गया है उसके आधार पर हमें बताना है कि संध्या के समय जब सूर्य क्षितिज की ओर जाता हुआ ओझल होता जाता है तब प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। सूर्य की लालिमा या कहें संध्या की लालिमा रूपी पक्षी वृक्षों के शिखरों पर जा बैठता है, अर्थात वृक्षों के शिखरों पर, वृक्ष की फुनगियों पर लालिमा दृष्टिगोचर होती है। वृक्ष का जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पर लालिमा और लाल लाल सुनहरी किरणें हमें दिखाई देती है। अद्भुत सुनहरापन चारों ओर छा जाता है। सभी वृक्षों के पत्ते तांबे जैसे लाल रंग के हो जाते हैं। तो ये जो दृश्य है इसको चित्रित करती हुई पंक्ति है इसमें, सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। तो इससे से जो भी हम बात बताएंगे कि भी संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी बात या जो भी तथ्य हम लिखेंगे उनको व्यक्त करने वाली काव्य पंक्तियों को भी हमें साथ में लिखना है। दूसरा बिंदु है कि भी पीपल के पत्तों पर या पीपल के पत्तों से झरती हुई लालिमा युक्त किरणें ऐसी लगती है जैसे स्वर्णिम झरना झर रहा है या बह रहा है। ठीक है, आगे है, सूर्य का प्रकाश एक खंभे की भांति गंगा में प्रविष्ट होता हुआ सा लगता है। तो इस भावना को व्यक्त करने वाली पंक्ति भी हमें लिखनी है। गंगा जल का रंग चित कबरा सा हो जाता है और उसकी लहरें धीरे धीरे बहती हुई किसी अजगर की तरह प्रतीत होती हैं। गंगा किनारे की जो बालू रेत है वह भी धूप छां के रंग में रंगी दिखाई देती है। सभी पक्षी पंक्तिबद्ध होकर आकाश में उड़ते हुए आकाश को अपने मधुर और सरस ध्वनियों से गुंजायमान करते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे होते हैं। वे ऐसे लगते हैं जैसे सनसनाते हुए तीर चले जा रहे हैं, क्योंकि वे तीव्र गति से बढ़ रहे होते हैं आकाश में, और अंधेरे की रेखा के समान पंखों के चित्र प्रतीत होते हैं। पक्षी जो है ऐसी पंक्ति बनाकर उड़ते हैं और अंधेरा जो हो जाता है संध्या के बाद तो वो पक्षी पूरे तो दिखाई नहीं देते हैं, बस उनके पंखों की गति दिखाई देती है और वह जैसे चित्रित सी हो गई है, पंखों के चित्र बने हुए हैं ऐसा लगता है। इन पंक्तियों को व्यक्त करने वाली काव्य पंक्तियाँ भी आपको अवश्य लिखनी है। गायें, किसान, व्यापारी सभी अपने अपने घरों की ओर लौटते हैं और गायों के झुंड चलने से उड़ती हुई धूल स्वर्ण चूर्ण जैसी लगती है। धीरे धीरे चारों ओर कालिमा बढ़ने और फैलने लगती है। तो इससे से संध्या के समय जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं वे कविता में ये सभी जो भाव और चित्र व्यक्त हुए हैं वो आपको प्रश्न के जवाब में लिखने हैं। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। पंत जी ने नदी के तट का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। हिंदी ऐसा विषय है कि आप जहाँ तक हो सके पाठों को, कहानियों को, निबंधों को, कविताओं को समझें और उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छे अंक आएंगे। और हिंदी विषय भी ऐसा है, रटने वाला नहीं है, ये समझने वाला है। तो आपकी बौद्धिक और कल्पना क्षमता, चिंतन क्षमता का इसमें बहुत अच्छा सा परीक्षण हो जाता है। तो आप जब भी पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें और अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। तो पंत जी ने नदी के तट का जो वर्णन किया है कि नदी तट की जो रेत है वह धूप छां के रंग में रंगी हुई सी प्रतीत होती है, क्योंकि अस्त होते हुए सूर्य की किरणों का कभी प्रकाश उस पर पड़ता है तो कभी छाया। बालू, रेत, हवा और जल तीनों मिलकर तट का दृश्य अनोखा बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वायु तो पिघलकर जल और जल अपना द्रव रूप खोकर हिमखंडों में बदल गया है। तट पर स्थित मंदिरों में शंख और घंटे बज रहे हैं और वृद्ध और जो विधवा महिलाएं हैं वे श्वेत वस्त्र धारण करके नदी के किनारे मंदिर के बाहर जप या ध्यान में मगन हो रही है। उन्हें उनके श्वेत वस्त्रों के कारण बगुलों की उपमा दी गई है और बगुलों का
मछली पर ध्यान केंद्रित करके खड़े रहने के समान ही उनकी अवस्था है। मतलब जैसे बगुले मछली पकड़ने की ताक में ध्यान केंद्रित करके ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे ध्यान मग्न हैं, लेकिन ऐसी वस्तु स्थिति होती नहीं है। भले ही वे ध्यान में मगन, तो ऐसे ही जो महिलाएं हैं वे भले ही ध्यान में मगन दिखाई देती है, किंतु वे वैधव्य की पीड़ा के कारण मन ही मन रोती रहती है। अर्थात बगुले ऐसे जताते हैं जैसे वे ध्यान मग्न हैं, किंतु वे मछलियों पर ताक लगाए खड़े रहते हैं, और जैसे ही वे जल में तिरकर ऊपर आती हैं और वे उनको झपट लेते हैं। तो वैसे ही उन महिलाओं का ध्यान ईश्वर में कम, अपनी अवस्था पर दुखी होने में अधिक है। इसलिए उनके श्वेत वस्त्रों की वजह से और उनके मनोवृत्ति की वजह से, दोनों ही कारणों से उन्हें बगुलों की उपमा दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शाम होते ही कौन कौन घर की ओर लौट पड़ते हैं? तो शाम होते ही तमाम पक्षी, गायें, किसान, व्यापारी सभी अपने अपने घरों की ओर लौट पड़ते हैं। दिन भर कार्य करके, दिन भर दौड़ धूप करके शाम को आराम करने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए घर की तरफ लौटते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संध्या के दृश्य में किस किसने अपने स्वर भर दिए? संध्या के दृश्य में मतलब जब संध्या होती है, संध्या के बाद जब सब घर लौट रहे होते हैं, तब वह जो गाड़ीवान होता है, जो गाड़ीवान होते हैं वे विरह के जो लोकगीत होते हैं उन्हें गाते हुए जा रहे होते हैं। गांव में कुत्ते भौंक भौंक कर आपस में लड़ते हैं। जैसे शाम होने पर उन्हें भी बड़ा अटपटा लगता है। दिन भर का उजाला उन्हें नॉर्मल लगता है, वे भी इधर उधर से खाने पीने की टोह में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा छाता जाता है उन्हें भी वह वातावरण शायद अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वे भौंक भौंक कर लड़ना शुरू कर देते हैं। और पास के जो जंगल होते हैं उनमें जंगली सियार हुआ हुआ करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे विषाद अर्थात थकान जनित दुख में डूबे गांव और वहाँ की रात्रि को ये सभी पशु भी अपना अपना स्वर देकर समर्थन कर रहे हैं। जैसे वे भी शाम होने के बाद या संध्या के बाद दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, ऐसा वे अपनी आवाज़ों से व्यक्त करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 5वां, बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? मतलब बस्ती में जो है छोटा सा गांव है, जो छोटे से गांव की बस्ती है, उसमें संध्या होने के बाद जो अवसाद या जो उदासी छा जाती है उन्हें किन किन उपकरणों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई है? तो बस्ती में जो सभी लोग अपने अपने घरों में घुस गए हैं, जिससे बाहर खामोशी पसर गई है और वह खामोशी दुख और विषाद से भरी हुई लग रही है। फिर दूसरी बात है, छोटे छोटे व्यापारी जो हैं वे ग्राहकों की आशा में अपनी छोटी छोटी परचूनी की दुकानों में टिन की ढिबरी जलाकर बैठे हैं, जो रोशनी कम और धुआं ज़्यादा देती है। यह धुआं उन व्यापारियों के मन के अवसाद को व्यक्त करता है, जो लेन देन के झूठे सपने देख रहे हैं, अर्थात उनके जीवन में खुशी कम और निराशा अधिक है। उनका अवसाद उनकी आंखों के आगे जाला सा बुन देता है, अर्थात दुख से उनकी आंखें भीग भीग जाती है। जब ग्राहक नहीं आते हैं, उनकी कमाई नहीं होती है, तो दुख के मारे उनकी आंखें भीग जाती हैं और भीगी आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कवि ने उनकी इस अवस्था को बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति दी है कि मन से कढ़ अवसाद आंखों के आगे बुनती जाला। मतलब मन से जो ये अवसाद है वह आंसू के रूप में कढ़ मने निकलता है, बहता है और आंखों के आगे जाला बुन देती है। जाले बुन जाते हैं जैसे आंखों के आगे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो एक बात कहना चाहती हूँ मैं बच्चों, पद्य अर्थात जब कविता के प्रश्न के उत्तर आप देते हैं तब आप इनके जवाब लिखते हो, जो भी जवाब लिखते हो, उत्तर लिखते हो, उनके उन उत्तर या जवाबों वाले भावों को व्यक्त करने वाली काव्य पंक्तियों का उल्लेख भी आपको अवश्य करना चाहिए। इससे जवाब प्रामाणिक और पुष्ट हो जाता है और परीक्षा में अंक भी अच्छे मिलते हैं। जैसे इस प्रश्न के जवाब में दूसरा बिंदु है कि भी छोटे छोटे व्यापारी ग्राहकों की आशा में अपनी छोटी छोटी परचूनी की दुकानों में टिन की ढिबरी जला कर बैठे हैं। तो ये जो भाव आप गद्य के रूप में जवाब लिख रहे हैं, लेकिन ये जिन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है उन पंक्तियों को आपको अवश्य लिखना है। जैसे बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, धुआं अधिक देती है टिन की ढिबरी, कम करती उजियाला, है ना? तो इस तरह की पंक्तियाँ आपको लिखनी है। जैसे और ग्राहकों की कमी से बस बिना आमदनी के केवल थकान ही उनके जीवन की परिभाषा बन रही है। तो इसे व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ जैसे बिना आय के क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा, जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता, कोड़ी की स्पर्धा में भरकर।
तो इस तरह से इन तरह तरह के उपादानों, उदाहरणों के माध्यम से कवि ने जो उनका अवसाद व्यक्त किया है। एक और देखिए, सकुची सी परचून किराने की ढेरी, लग रही तुच्छतर, अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन। तो इस तरह से नाना प्रकार के उपादान या उपकरणों और उदाहरणों के माध्यम से बस्ती के अवसाद को बहुत ही मार्मिकता से व्यक्त किया गया है। दुकान सकुची से माना छोटी सी है। मानवीकरण अलंकार का सौंदर्य देखिए यहाँ, सकुची सी परचून किराने की ढेरी, परचून और किराने की ढेरियाँ लगी हुई है दुकान में, छोटी सी दुकान है लेकिन वहाँ पे परचून और किराने का जो सामान होता है, चाहे अनाज हो चाहे दालें हों, उनका ढेर लगा हुआ है, वह उसे बहुत ही तुच्छतर प्रतीत हो रही है। और इस वजह से लाला अपने मन में अपनी हस्ती का छोटापन और सस्तापन महसूस करता है। तो इस तरह से तरह तरह के उदाहरणों के माध्यम से कवि ने उनके अवसाद को, उनके दुख को, उनकी पीड़ा को व्यक्त किया है। अगला प्रश्न छठा, लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। तो गांव में मतलब लाला के मन में दुविधा, मतलब लाला के मन में अपनी स्थिति को लेकर के क्या क्या दुविधाएं, क्या क्या असमंजस वाली स्थितियां उनके मन में पैदा होती है, उसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है। तो गांव में किराना परचून की छोटी सी दुकान लगाने वाले लाला के मन में यह दुविधा उठती रहती है कि उसके जीवन में इतनी गरीबी, दुख और पीड़ा क्यों है। वह शहरी बनिए के समान बड़ा सेठ या महाजन क्यों नहीं बन पाता। उसके पास न तो कोई अच्छा पक्का सा घर है, न सुंदर वस्त्र है, न अच्छा खाना है। ये सब चीज़ें वह अपने घर वालों को उपलब्ध नहीं करा पाता। तो उसकी उन्नति के साधन किसने रोक रखे हैं। इसके जवाब में सोचते सोचते वह यह समाधान पाता है कि क्या ऐसा कुछ नहीं, फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन, मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करें जीवन का। क्या यह संभव नहीं, यह क्या संभव नहीं। और ये पंक्तियाँ देखिए अगली, यह क्या संभव नहीं, व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। उसे लगता है कि उसका जीवन दीनता, दुख, अपमान और ग्लानि से भर गया है। बिना आय के केवल थकान ही उसके जीवन की परिभाषा बनकर रह गई है और जड़ अनाज के समान वह दिन भर गद्दी पर बैठा रहता है और पैसे पैसे के लिए दिन भर बात बात पर झूठ बोलना पड़ता है। तो इन स्थितियों से वह कैसे निकले, इस तरह की दुविधाएं उसके मन में उठती रहती है। वह अपनी अवस्था पर दुखी होता रहता है और ये सोचता रहता है कि उसकी तरक्की के साधन किसने रोक लिए हैं और क्या उपाय किए जाए ताकि वह जीवन में तरक्की कर सके, शहरी बनियों के समान पैसे वाला बन सके। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समानता की छवि की कल्पना किस तरह अभिव्यक्त हुई है। सामाजिक समानता की छवि मतलब जो कवि है, कवि ने ग्रामीण परिवेश और गांव में लाला की स्थिति, सब ग्रामीण जनों की स्थिति का जो उनकी दशा है, उनकी अवस्था, उसका मार्मिक चित्रण करते हुए सामाजिक समानता की कल्पना भी उन्होंने की है। और इस कविता में पंत जी ने जो कल्पना की है सामाजिक समानता के लिए, जो कल्पनाएं की है, वे इससे हमें दिखती है कि सब सामूहिक जीवन जिए, यानी मिलजुल कर कार्य करें और मिलजुल कर ही भोग करें। तो ये जो भी पंक्तियाँ इनमें हैं, इससे संबंधित काव्य पंक्तियाँ भी आपको लिखनी है। सब सामूहिक जीवन जिए यानी मिलजुल करके कार्य करें और मिलजुल कर ही भोग करें। फिर सभी जन शोषण से हर प्रकार से मुक्त हों और धन का अधिकारी समाज ही हो। मतलब अलग अलग बिंदु में बता रही हूँ मैं कि सभी जन, सभी जो व्यक्ति हैं वे शोषण से हर तरह से मुक्त हो जाएं और धन का अधिकारी समस्त समाज हो, कोई एक व्यक्ति न हो। समाज में दरिद्रता का कारण उसे एक व्यक्ति नहीं लगता, उसे लगता है कि जग की परिपाटी ही ऐसी है कि जिस वजह से दरिद्रता छाई हुई है। इसलिए सभी का श्रम सभी में बंट जाए, अर्थात सब मिलकर कार्य करें और जो धन उपलब्ध हो या जो उत्पादन हो उसका सभी में समान वितरण हो जाए, तभी प्रजा सुखी होगी। हर देश की प्रजा तभी सुखी होगी जब सब मिलकर कार्य करेंगे और जो भी धन या उत्पादन होगा उसका सभी में समान वितरण कर दिया जाएगा। इस तरह से धन का अधिकारी व्यक्ति न हो, समाज बने। कुल मिलाकर समाजवाद या साम्यवाद में यही होता है कि हर व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार कार्य करे और आवश्यकता अनुसार उसे मिले। अमीरी गरीबी का फर्क मिटे, धन पर समाज का अधिकार हो, कोई बहुत अमीर न हो न कोई बहुत गरीब हो। और ऐसे ही सामाजिक समानता की कल्पना कवि ने इस काव्य पंक्तियों में, इन काव्य पंक्तियों में लाला के माध्यम से अभिव्यक्त की है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न है, कर्म और गुण के समान हो वितरण पंक्ति के माध्यम से कवि कैसे समाज की ओर संकेत कर रहा है।
तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि वही प्रगतिवादी या साम्यवादी समाज की ओर संकेत कर रहा है। कवि चाहता है कि संसार में शोषण विहीन समाज का निर्माण हो, धन पर व्यक्ति का नहीं समाज का अधिकार हो, सभी लोग मिलजुल कर श्रम करके समाज का नवनिर्माण करें और समाज में सामूहिक वितरण की प्रणाली अर्थात कर्म और गुण के समान वितरण हो, मतलब सभी की योग्यता और उनके कार्य के अनुसार वितरण हो, तभी हर देश की जनता सुखी रह सकेगी और दरिद्रता, दुखों और उत्पीड़न का विनाश होगा, या सभी दरिद्रता, दुखों और उत्पीड़न से मुक्त हो सकेंगे। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न है 9वां। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता, जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। इन पंक्तियों का जो भावार्थ किया गया है, काव्य सौंदर्य का मतलब होता है काव्य की सुंदरता। काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष माने उस काव्य में या उन काव्य पंक्तियों में जो भी विषय वस्तु दी गई है या जिस भी विषय का चित्रण किया गया है, तो वह होता है भाव पक्ष। इसमें जैसे कि तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, जो गंगा किनारे जो भी वृद्ध महिलाएं, विधवा महिलाएं हैं, उन्हें बगुलों की उपमा दी गई है। वे भी ध्यान में मगन बैठी है और बगुले भी ध्यान में मगन से प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी नज़र रहती है मछलियों पर। मंथर धारा में बहता, जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, तो उन महिलाओं के हृदय में, मतलब वो दिखती तो है कि जैसे जप और ध्यान में मगन है, वो दिखाती भी यही है, बैठी भी यही दिखाती कि जैसे हम जप ध्यान में मगन हैं, क्योंकि वे विधवा होती है महिलाएं और समाज ही उनका सहारा होता है, लेकिन उनके भीतर मंथर धारा में उनका हृदय जो है वह रोता रहता है। उनके अंदर की जो पीड़ा है वह उनके हृदय में बहती रहती है। तो जो भावार्थ क्या है, वही तो इसका भाव पक्ष है। और जो कला पक्ष है उसमें इसके अंदर जो छंद है, जो अलंकार है, जो इसकी भाषा शैली है, जैसे तत्सम निष्ठ या संस्कृत निष्ठ इसकी भाषा शैली है, करुण रस का उद्रेक इसमें हो रहा है और सहज भी है भाषा शैली। उपमा अलंकार है इसमें, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जब ध्यान में मगन, और गति अंतर रोदन अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से जो अलंकार है, जो गुण है, काव्य गुण या काव्य दोष, काव्य गुण जो होता है, जैसे इसमें प्रसाद गुण है, काव्य पंक्ति बहुत ही सरलता से आपको समझ में आ रही है। तो इस प्रकार इसका भाव पक्ष और कला पक्ष जो आप बताते हैं वही काव्य सौंदर्य में आता है। तो जो भी पद्यांश देकर के आपको काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो उसका भाव पक्ष में उसका भावार्थ लिखिए और कला पक्ष में उसकी भाषा शैली, अलंकार, काव्य गुण या छंद, जिसके जो भी आपको समझ में आता है वह आपको उसमें लिखना है। ठीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये जितनी भी पंक्तियाँ दी गई है वे सब आप भावार्थ से उनका भाव समझ करके लिखेंगे। अगला प्रश्न है योग्यता विस्तार। ग्राम्य जीवन से संबंधित कविताओं का संकलन कीजिए। तो आप जब भी जहाँ भी पत्र पत्रिकाओं में या अपनी पाठ्य पुस्तकों में ग्राम्य जीवन से संबंधित कविताएं पढ़ते हैं तो उनका संकलन कीजिए, ये अपना शौक बनाइए। क्या हिंदी पढ़ने के साथ साथ आप इस तरह के शौक अपने विकसित करेंगे तो बहुत ही आपको सुकून और सुख देंगे और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कविता में निम्नलिखित उपमान किसके लिए आए हैं, लिखिए। ज्योति स्तंभसा। ज्योति स्तंभसा संध्या के समय के सूर्य के लिए है, जिसकी परछाई नदी में दिखाई दे रही है, नदी के पानी में दिखाई देती है, उसके लिए उपमान दिया है कि ज्योति स्तंभसा सूर्य। अगला है कैंचुलसा। ये सूर्यास्त के कारण जो गंगा जल चित्कबरा सा जो हो जाता है गंगा का जल, उसके लिए दी गई है ये उपमा। दीप शिखा सा, यह उपमान सूर्य के सुनहरे प्रकाश में जो मंदिर का कलश चमक रहा है उसके लिए कि भी मंदिर का कलश दीप शिखा के समान चमकता हुआ जैसे ऊपर उठ करके आरती कर रहा है। बगुलों सी, तो बगुलों के समान श्वेत वस्त्र धारण किए हुए जो वृद्ध और विधवा महिलाएं गंगा तट पर बैठी है ध्यान मग्न से, उनको ये बगुलों की उपमा दी गई है। तो ये सब जो है सभी में ज्योति स्तंभ सा, कैंचुल सा, दीप शिखा सा, बगुलों सी, स्वर्ण चूर्ण सी, सनन तीर सा, ये सब उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। मतलब ये उपमान है। उपमा अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप किया, मतलब उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। स्वर्ण चूर्ण सी, स्वर्ण चूर्ण सी गोरज के लिए, जब शाम के समय गायें झुंड की झुंड जाती है तो उनके चलने से जो धूल उड़ती है वह भी संध्या की लालिमा की वजह से सुनहरी लगती है, तो उन्हें स्वर्ण चूर्ण सी कहा गया है। सनन तीर सा, तीर के समान तेजी से उड़ते हुए जो पंक्तिबद्ध पक्षियों की जो सरसराहट है और उनके कंठों से जो स्वर निकलते हैं और वो पंक्तिबद्ध जो एक तीव्र गति से जा रहे हैं, तो ऐसे लगते हैं जैसे सनसनाता हुआ
तीर जा रहा है, तो इसलिए पंक्तिबद्ध जाती हुई पक्षियों की पंक्ति के लिए ये उपमा दी है सनन तीर सा। ये उपमान उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो उपमा अलंकार का क्या अर्थ होता है कि जब उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। उपमेय माने जिसके लिए जिसको उपमा दी जाती है, मतलब जिसकी उपमा दी जाती है, जो काव्य की मुख्य विषय वस्तु होती है, जो मुख्य वस्तु होती है, उसको जिसके समान बताया जाता है वह कहलाता है उपमान, और जिसको उपमा दी जा रही होती है वह होता है उपमेय। ठीक है, शब्दार्थ और टिप्पणियां भी पढ़ लेते हैं। तरु शिखर माने वृक्ष का ऊपरी हिस्सा, तरु माने वृक्ष, और शिखर कहते हैं जैसे चोटी या ऊपरी हिस्सा। तो जो वृक्ष का ऊपरी हिस्सा होता है, वृक्ष की जो फुनगियाँ होती हैं, उसके लिए कहा जाता है तरु शिखर। ताम्र पर्ण, ताम्र माने तांबा और पर्ण माने पत्ते। तो संध्या की आभा से, संध्या की लालिमा से उन पत्तों का रंग तांबे जैसा लाल दिखाई देता है, इसलिए ताम्र पर्ण माने तांबे की तरह है लाल रंग के पत्ते। विश्लथ माने थका हुआ सा। झिम मने मंद, मतलब नदी, गंगा नदी का जो जल है वह मंद मंद गति से बह रहा होता है, जैसे थका हुआ सा मंद मंद गति से। उर्मियों मने लहरों। लोड़ित मने मथित, मथा हुआ, आंदोलित या हिलता हुआ। सिकता मने रेत, बालू। आर्द्र मने नम। गोरज मने गोधूली, गायों के चलने से जो धूल उड़ती है उसे। मंडई मने झोंपड़ी या कुटिया। ढिबरी, ढिबरी मने लोहे की एक टिन होती है, टिन मतलब छोटी सी टिन जिसमें छोटा सा दीपक जलाया जाता है बत्ती लगा करके, वो टिन की ढिबरी कहलाती है। खपरा, छत बनाने के लिए पकाई हुई मिट्टी की आकृति, मतलब छत बनाने के लिए पकाई हुई मिट्टी पका करके उसमें घास फूस डाल करके जो छत पर डाल दिया जाता है उसे बोलते हैं छपरा। कथड़ी, फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई गुदड़ी जो गरीब लोग ओढ़ते हैं। अधिवास माने निवास स्थान या घर। ठीक है, पूरा विश्वास है आपको प्रश्नों के उत्तर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज सभी प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और ये उपमा अलंकार से संबंधित जो प्रश्न था सब हो गया है। इस प्रश्न के मतलब इस पाठ के प्रश्नोत्तर हो गए हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जो भी वीडियो मैं पढ़ाऊँगी बनाऊँगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।